दोस्तों नमस्कार। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे दिल्ली में हैं और मोदी शाह के होश फाख्ता हैं राजनीतिक तौर पर। और राजनीतिक तौर पर पहली बार महाराष्ट्र की स्थिति कुछ इस तर्ज पर बन चली है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन मिशन 200 को लेकर चल पड़ा है और दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर से ही यह आवाज आने लगी है कि वह 200 पार कर सकता है। और यह भी एक संकेत है कि पहली बार बीजेपी के हाथ पांव किस तरीके से फूले हुए हैं कि चुनाव को लेकर अब वह आरएसएस की चौखट पर है और महाराष्ट्र का चुनाव आरएसएस के उसकी खींची लकीर पर ही बीजेपी लड़े, इस पर भी सहमति बन रही है। यानी बीजेपी अपने तौर पर चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आश्रय और अमित शाह की बिसात के जरिए जो जीत हासिल करती थी, इस बार महाराष्ट्र में वह नामुमकिन है। तो क्यों नहीं आरएसएस के रास्ते चला जाए। और आरएसएस की जरूरत महाराष्ट्र में कितनी ज्यादा नागपुर से लेकर पुणे तक है, यह कोई बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा हो गया है इस दौर में जिसकी कल्पना दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े नेताओं ने की नहीं थी। उन्हें लगता था कि कुछ अंदरूनी हड़कंप मचेगा इंडिया गठबंधन के भीतर, सीटों का तालमेल गड़बड़ाएगा इंडिया गठबंधन के भीतर और इस बात को लेकर तलवारें खिंच जाएंगी कि दरअसल इस चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन ज्यादा सीटों पर लड़ेगा। लेकिन एक के बाद एक बीते 48 घंटों में जो सहमति दिल्ली के भीतर से निकल कर आ रही है, अब वो बहुत साफ संकेत दे रही है कि पहली बार महाराष्ट्र के चुनाव में पहली बिसात शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की तीनों मिलकर जिस तरीके से बना रहे हैं, उसमें ना चेहरे की जरूरत है, ना सीटों के टकराव को लेकर कोई शोर मचने वाला है। हालांकि 12 सीटें अलग अलग जगहों पर, जिसमें मराठवाड़ा भी है और उसमें पश्चिम महाराष्ट्र भी है, 12 सीटों को लेकर उठापटक जरूर होगी। लेकिन सवाल तो यह है कि अगर आंतरिक तौर पर सहमति बन गई तो फिर इसके बाद बीजेपी किस रास्ते जाएगी, क्योंकि इस वक्त उसके पास महाराष्ट्र में ना तो चेहरा है ना ही कोई नेता है। जो चेहरा है वो गुजरात का है और चुनाव महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के भीतर यह शोर बड़ा हो चला है कि महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट गुजरात ले हड़पा और महाराष्ट्र का चेहरा ना हो पाने की वजह प्रधानमंत्री मोदी ही एकमात्र चेहरा है और साथ में अमित शाह हैं और दोनों गुजरात से आते हैं। और इन सब के बीच जो स्थितियां अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को लेकर है, वो कहीं से भी पूरे के पूरे एनडीए के भीतर से 100 का आंकड़ा पार करा दे, ऐसी कल्पना अब कोई करने को तैयार नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2014 से 2019 तक की सत्ता व्यवस्था और 2019 के बाद की परिस्थितियां, इसका आकलन अब वहां के लोग करने लगे हैं और यह जान चुके हैं महाराष्ट्र एक औद्योगिक राज्य था, लेकिन उस औद्योगिक राज्य में उद्योगों की ही विकास दर कम हो गई। इकोनॉमिक सर्वे ने और मोटी लकीर खींच डाली कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वह भी डगमगा गया है। किसानों की परिस्थिति नाजुक हो गई है, असंगठित क्षेत्र में काम बच नहीं पा रहा है, युवाओं को लेकर कोई कार्यक्रम इस दौर में शुरू किया ही नहीं गया। आखिरी मौके पर पैसे देने का ऐलान जरूर कर दिया गया, लेकिन रास्ता इससे कैसे निकलेगा। और रास्ता अगर नहीं निकल रहा है तो फिर दिल्ली में वो कौन सी डील है जिस पर मुहर एक के बाद एक लगती चली जा रही है और दिल्ली की सत्ता के हाथ पांव फूले हुए हैं। हमें लगता है इस परिस्थिति की शुरुआत पहली बार मातोश्री से निकलकर नेताओं से मुलाकात करने और दिल्ली पहुंचकर उद्धव ठाकरे का राहुल गांधी से मिलना, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना, शरद पवार से मिलना, दूसरे उन तमाम नेताओं से मिलना जो सीधी राय रखते हैं कि बीजेपी को हर हाल में चुनाव अब हराना है। और इसके साथ साथ बीजेपी के भीतर की परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगर महाराष्ट्र भी हाथ से निकल गया तो इसके बाद कोई ऐसा राज्य बीजेपी के पास बचेगा नहीं, गुजरात को छोड़कर, जो कि विकसित राज्यों में शुमारी जिसकी होती हो, जहां से पैसा निकाला जा सकता हो या जहां पर निवेश करवाया जा सकता हो। यानी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर 2047 में विकसित
देश बनाने की जो सोच प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है, राज्य दर राज्य चुनावी हार, विकसित राज्य या विकसित देश को लेकर सवालिया निशान खड़ा नहीं कर रहे, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के भीतर भी जो शोर होगा, वह शोर इतना हंगामेदार होगा कि उसको थामना मुश्किल होगा। अब यहां से असल बात शुरू होती है। वह कौन से 3 बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी के भीतर हड़कंप है और इंडिया गठबंधन के भीतर सहमति है। पहली सहमति तो इस बात को लेकर है कि चुनावी तालमेल कैसे लड़ा जाएगा, इस पर डील हो गई। इसके साथ एक दूसरी चीज जुड़ी हुई थी। लगातार जिस बात का शोर था, चेहरा इंडिया होगा या फिर कोई व्यक्ति को चेहरा बनाया जाए, इसको कुछ दिनों के लिए टाला जा रहा है। बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इस पर भी डील हो गई। कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उद्धव ठाकरे या शिवसेना चाहते हैं कि चेहरा वही रहे जिसको कि शरद पवार अपने तौर पर कह रहे हैं कि अभी इंडिया ही चेहरा है और उसी आसरे चलना होगा, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने औरंगजेब का नाम लिया महाराष्ट्र के भीतर पहुंचकर, वो जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम के आसरे वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में हो या ना हो, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी जब टकराएगी तो उसका लाभ या घाटा दोनों पार्टियों को होना है। और इस दौर में उद्धव ठाकरे को इंडिया गठबंधन के साथ इस मजबूती के साथ खड़े होना है जहां पर वोट बटे नहीं। यानी राजनीतिक तौर पर एक ऐसी लकीर इंडिया गठबंधन खींच रहा है जहां पर उसे पता है कि किस वोट के आसरे महाराष्ट्र की राजनीति को साधना है। उसमें सिर्फ एक ओबीसी इसलिए बड़ा चंक बीजेपी को अपने अनुकूल दिखाई दे रहा है क्योंकि मराठा आरक्षण को लेकर बीजेपी खामोश रही। देवेंद्र फडणवीस ने कुछ नहीं किया और इन सब के बीच ओबीसी को लगने लगा कि शायद अब बीजेपी उनके साथ खड़ी है। लेकिन अगर जिले दर जिले या क्षेत्रवार अगर परिस्थितियों को परखेंगे तो स्थितियां शायद आपको एक झटके में उलट दिखाई देने लगे। अब यहां से बात असल शुरू होती है कि औरंगजेब का कहना और उद्धव ठाकरे का अहमद शाह अब्दाली कह के जवाब अमित शाह को दे देना। इन दो जवाबों के बीच एंट्री देवेंद्र फडणवीस की हो जाती है। हम उस पर आए उससे पहले एक चीज जान लीजिए। पहली बार उद्धव ठाकरे जान चुके हैं कि दिल्ली में है तो महाराष्ट्र के मुद्दों के आसरे बीजेपी पर चोट नहीं करनी है, बल्कि बीजेपी की चोट का मतलब यह है कि सीधे मोदी और अमित शाह की उस थ्योरी पर चोट करनी है जो महाराष्ट्र में वह औरंगजेब जाकर क्यों कहते हैं, यानी हिंदूवादी या हिंदुत्व के आसरे उस चोट को गहरा करना है जो कि पहली बार माइनॉरिटी के सवाल को लेकर बांग्लादेश तक में बेचैनी है और भारत में माइनॉरिटीज को लेकर बांग्लादेश के कहीं ज्यादा बेचैनी है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तो उद्धव ठाकरे यहां से शुरुआत करते हैं। मैंने जैसे अभी अभी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं तो उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अपने केंद्र सरकार की है, मोदी जी की है। तो मणिपुर तो नहीं जा रहे, तो मोदी जी और अमित शाह जी बांग्लादेश अगर जा सकते हैं तो जाना चाहिए, अन्यथा वहाँ जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकना और वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करना मोदी जी का काम है, केंद्र सरकार का काम है, हिंदुस्तान सरकार का काम है। इसी हिंदुस्तान सरकार में इंदिरा जी ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी और उसी बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो उनको रोकना भी पूरा काम या पूरी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की है। आप कह सकते हैं उद्धव ठाकरे अपने कैनवास को बड़ा कर रहे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर एकनाथ शिंदे की अगुवाई में जो बीजेपी साथ में खड़े होकर सरकार चला रही है दिल्ली के रिमोट के ऊपर, उसका अंदरूनी सच भी इस बार सामने आना चाहिए और इंडिया गठबंधन के भीतर इस पर भी सहमति है। यह अंदरूनी स्थिति है क्या? दरअसल राजनीतिक अस्थिरता के दौर में एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना का टूटना, एनसीपी का टूटना, देवेंद्र फडणवीस का सीधे तौर पर सीएम से डिप्टी सीएम तक हो जाना, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को मिला क्या? इकोनॉमिक तौर पर ग्रोथ जो था 2019 से 2024 के बीच में 4.5% पर आ गया, जो उससे पहले 6.1% पे था। लेकिन बात इससे भी साफ होती नहीं है। राज्य पर कर्ज
7 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। तकरीबन 7.5 लाख करोड़ का कर्ज राज्य सरकार पर है। और जो हालात हैं वो 2026 तक बहुत साफ बता रहे हैं कि अब स्टेट का जो ग्रोथ होगा, क्योंकि जिस तर्ज पर राज्य चल रहा है उससे कहीं ज्यादा कर्ज बढ़ता चला जाएगा। और इन सब के बीच पर कैपिटा इनकम में महाराष्ट्र कागजों पर 5वें नंबर पर दिखाई देता हो, लेकिन केंद्र सरकार की डायरी में और पीआईबी ने जो नोट जारी किया उसमें वह 11वें नंबर पर है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को लेकर। और इसकी वजह से वहां पर जो पहली बार रोजगार या कहें बेरोजगारी का सवाल है, उससे युवाओं के भीतर जो सवाल अब उठ रहे हैं वो ग्रामीण महाराष्ट्र से कहीं ज्यादा तीखे हैं। यानी एक सवाल यह है कि अगर ये सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट इंडिया जिस पे सहमति बना रहा है कि इन मुद्दों को उठाना जरूरी है, तो उसके बाद सवाल यह है कि 100 सीट का आंकड़ा भी एनडीए छू पाएगा या नहीं छू पाएगा। जिस पर और सहमति बनी है उन दस्तावेजों को हम आपके सामने लाएं, उससे पहले जरा समझिए कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ 2014 से 2019 के बीच में 5.5% था, 5.5% का ग्रोथ होता था। अब 2019 यानी एकनाथ शिंदे के आने के बाद से 2024 तक 1.3% हो गया है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में चला गया है, -1%। रोजगार कहां से मिलेगा, यह सवाल कोई भी पूछ सकता है। लेकिन अगला सवाल यह है कि इस दौर में जो हिंदुत्व की परिस्थितियां उठकर चली आ रही थी उस पर भी चोट है, क्योंकि एनसीआरबी का डाटा यह बताने लग गया कि जो हाईएस्ट नेचर ऑफ हेट स्पीच है ये 2022 और 2023 में जमकर हुई। और राहुल गांधी इसी मुद्दे को कि क्यों हम नफरत के खिलाफ हैं या मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, इस स्लोगन को लेकर भी लोगों के बीच जाना होगा, खास तौर से मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के इलाकों में, और कुछ हिस्सा कोंकण का भी छूना होगा। इस बात की खुले तौर पर एक सहमति है, हां इस दिशा में काम होगा। लेकिन और इसके भीतर जब जाइएगा तो एक चीज समझिए, 55% आबादी गांव में रहती है महाराष्ट्र की, और जिसमें से 87% लोग खेती पर निर्भर हैं। खेती में किसानों की बदहाली का आलम क्या है कि जो किसान अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है। हर 8 घंटे में, जनवरी से जुलाई तक के बीच में हर 8 घंटे में एक किसान ने अपनी जान गंवा बैठी। यानी 600 किसान इस दौर में जान गंवा बैठे हैं, हर दिन 3 किसान। इस लिहाज से समझिए जुलाई तक की स्थिति। लेकिन उसके बाद की स्थिति इनकम के तौर पर इतनी त्रासदीदायक है कि पहली बार महाराष्ट्र के भीतर में राजनीतिक अस्थिरता से ज्यादा इकोनॉमिक टर्मोइल हो गया है। यानी जो राज्य इस देश की जीडीपी में 20% तक योगदान देने की स्थिति में था, वहां ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है? क्योंकि इस दौर में महाराष्ट्र की इकोनॉमी, ध्यान दीजिए तो इंडस्ट्री पर 31% टिकी हुई है, सर्विस पर 58% है, एग्रीकल्चर पर 11% है, 11.2%। और इन सब के बीच बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट सर्विस सभी डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच में जो जानकारी निकल कर आई सरकार के अपने डाटा के जरिए, उसने बहुत साफ तौर पर बतलाया कि स्थिति इतनी नाजुक है कि ग्रामीण भारत में अगर 4.5 लोगों का परिवार मानिए तो कमाई हर दिन की पूरे के पूरे ग्रामीण महाराष्ट्र के भीतर में 437 रुपए है प्रतिदिन की, यानी पर मंथ 13,122 रुपए। और इसके बाद स्थिति है कि जो 73% खेती से जुड़े हुए परिवार हैं उनके पास 1 हेक्टेयर जमीन भी नहीं है। और जब जमीन नहीं है तो उसमें खेती से कमाई जो है हर दिन की सिर्फ 126 रुपए है। और कुल मिला के किसानों की एवरेज कमाई 319 रुपए प्रतिदिन की है, यानी 9,592 रुपए की। ये आपको इसलिए बताने की जरूरत है क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में पहली बार एकनाथ शिंदे की अगुवाई में चलने वाली सरकार के दौर की इकोनॉमिक परिस्थितियां क्या थी, अब इसको सामने लाने की जरूरत है। और इस पे एक सहमति बनी है कि चुनाव उस खेल के भीतर या उस मैदान में जाकर ना लड़ा जाए जहां पे बीजेपी लड़ना चाहती है। वो औरंगजेब कहेगी या कुछ और कहेगी, उसको तो काउंटर कर लिया और उसकी तैयारी बीजेपी ने अपने तौर पर कर ली है। क्योंकि ध्यान दीजिए, औरंगजेब और अहमद शाह अब्दाली जो उद्धव ठाकरे ने जिक्र किया, उसके तुरंत बाद निकलकर
कौन आया सामने? देवेंद्र फडणवीस आए, जो कल तक चेहरा थे, और उनके शब्द और उनके तरीकों को जरा एक क्षण के लिए सुनना और देखना चाहिए। उद्धव ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति है और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है और आज का भाषण करने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। देवेंद्र फडणवीस जिस वक्त विपक्ष के नेता हुआ करते थे, मुख्यमंत्री बनने से पहले महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर वो जिन मुद्दों को उठाते थे, वो महाराष्ट्र के पूर्व गौरव को लेकर जिक्र होता था और डेवलपमेंट को लेकर जिक्र वो लगातार करते थे। लेकिन इस दौर में ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली के इशारे पर वह जिस वोटों के ध्रुवीकरण को खोज रहे हैं, उसकी जमीन इतनी पोपली हो चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिले दर जिले महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन काम करता है। यानी औद्योगिक राज्य के तौर पर और इंडस्ट्री के तौर पर महाराष्ट्र में जिले दर जिले पहचान है, जहां पर बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मिलता है। अब यह सहमति बन रही है कि इन मुद्दों को जिले दर जिले, कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी उठाना होगा, क्योंकि खुद सरकार बीते 10 बरस की इस दौर में हो जाएगी, 2014 से लेकर 2024 तक। और उस दौर के आंकड़ों में कैसी फिसलन है, उससे पहले एक चीज और जान लीजिए कि महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है वो तकरीबन 19,58,000 लोगों का है। इनको एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री क्षेत्र में मिला हुआ है। ओरिजिनली ये एक्चुअल वर्कर के तौर पर कहा जाता है कि 13,94,000 हैं, बाकी बस यूं ही जोड़ दिया गया है। और कमाई जो इनकी है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर है, उसकी कमाई मंथली 19,166 एवरेज है। यानी पर डे के लिहाज से देखिएगा तो 638 रुपए, जो सबसे बेस्ट माना जाता है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में। तो महाराष्ट्र की यह स्थिति कुछ ऐसी होती चली गई कि लगातार बीते 10 बरस में जो वर्कर का इंक्रीज होना था, वो परसेंटेज घटते घटते 3% पे आ गया। और ये परिस्थितियां शायद 2024 के चुनाव में नजर हर किसी को परिणामों में आने लगी थी। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे मातोश्री से निकलकर दिल्ली पहुंचे, हर नेता के घर जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, सहमति एक लगातार बन रही है। शरद पवार भी दिल्ली में पार्लियामेंट चल रहा है। इन बैठकों के बीच सीटों के वितरण को लेकर और तमाम सहमति के साथ आपस में जो तालमेल बनाने की परिस्थितियां हैं, वो इतनी तेजी से बन रही है कि पहली बार ये मानकर चल रहे हैं कि अक्टूबर में चुनाव होने हैं, लेकिन 15 अगस्त बीतते बीतते अगस्त के महीने के आखिर में ही एक पूरी की पूरी प्लानिंग सामने आ चुकी होगी। यानी अगस्त बीतते बीतते सितंबर के महीने से पूरे तरीके से कैंडिडेट के साथ इंडिया गठबंधन मैदान में उतर जाएगा। एक सहमति इस बात को लेकर हो चली है, जिसकी जरूरत उद्धव ठाकरे को थी कि आप जल्दी चीजों पर सहमति बनाइए। डील इसको लेकर भी हो गई। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या वाकई बीजेपी के हाथ पांव इस तर्ज पर फूले हुए हैं कि वह अपनी पूरी कमान भी आरएसएस को देने को तैयार है? और अगर है तो इसकी वजह क्या है? दरअसल बीजेपी राजनीतिक तौर पर कितनी उखड़ चुकी है जमीन से, अगर इसके एनालिसिस को आपको समझना है तो कुछ ऐसे समझ लीजिए कि विदर्भ के क्षेत्र में जो 10 लोकसभा की सीटें हैं, उस लिहाज से विदर्भ में डबल डिजिट में भी बीजेपी विधानसभा में नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि वोट का अंतर जो है वो 10% से ज्यादा होने वाला है। यही स्थिति मराठवाड़ा के भीतर है, यही स्थिति कमोवेश पश्चिम महाराष्ट्र में है। यानी ये 3 जगह ऐसी है, विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र, जहां की कुल सीटों को अगर आप मिला दीजिएगा तो इन जगहों की लगभग 150 पौने 200 सीटें जो हैं, वो एक झटके में बीजेपी को किसी भी हालत में, किसी भी जिले में, वो 2 डिजिट तो दूर की बात है, वो बड़ी मुश्किल स्थिति में आ रही है। क्योंकि विदर्भ में उसने जो कुछ गंवाया है और मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में जो गंवाया है, वो सिर्फ सीट के लिहाज से समझेंगे तो उसमें लगभग 12-15 सीट उसने यहीं पर लोकसभा की घटा दी। और अगर विधानसभा के लिहाज से समझेंगे तो तकरीबन 90 सीटें उसने गंवाई है एनडीए की, जो इस पूरे क्षेत्र में उसकी जीत होनी चाहिए थी।
और शायद यही वो परिस्थिति है जिसके बाद नॉर्थ महाराष्ट्र, मुंबई और ठाणे कोंकण का इलाका बचता है। इन जगहों पर भी एक सवाल है कि हिंदुत्व के आसरे बीजेपी चलेगी या महाराष्ट्र के डेवलपमेंट का सवाल आएगा। महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात का डेवलपमेंट सामने आएगा या इन सब के बीच मराठी वर्सेस गुजराती का सवाल कहीं उभर कर ना आ जाए, जो कि शिवसेना लगातार उभार रही है। तीसरी बात यह है कि खुद अपने तौर पर जब यह महसूस हो रहा है तो महाराष्ट्र में बैठे हुए कॉरपोरेट जिनका हब मुंबई है और कॉरपोरेट के साथ साथ जो बड़ी तादाद नौकरशाही की है, उसमें एक चेंज इस दौर में आना शुरू हो चला है। यानी राजनीतिक तौर पर जब जमीन खिसकती है तो उसके क्या असर होते हैं, और ये सारी चीजें दिल्ली में एक के बाद एक जो बैठक हो रही है उसके जरिए चीजें निकल रही हैं। दरअसल दिल्ली में होने वाली बैठकों को लेकर दिल्ली की सत्ता की धड़कनें क्यों बढ़ी हुई है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि पहली बार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी भी मुद्दा होंगे और राजनीतिक तौर पर उनकी घेराबंदी उसी डेवलपमेंट, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी विकास, उसी विकसित भारत को बनाने की सोच और इकोनॉमी के साए तले महाराष्ट्र की बदहाली को सामने रखा जाएगा। यानी अपने तौर पर बीजेपी अभी तक जो भी लकीर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आसरे खींचती रही, पहली बार उसी को सामने रखकर एक आईना दिखाने की कोशिश इंडिया गठबंधन कर रहा है। और इसको इस रूप में देखिए कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी, 152 सीटों पर लड़े थे, 105 सीट जीती थी। शिवसेना साथ खड़ी थी, 124 पर लड़ी थी, लेकिन 56 सीट जीत पाई थी। और उसके बाद चीजें बदल गई क्योंकि शिवसेना अपने मुख्यमंत्री को चाहती थी, बीजेपी ने बनने से रोक दिया। लेकिन अब यह स्थिति है कि नॉर्थ महाराष्ट्र, मुंबई, ठाणे और कोंकण के इलाके की लगभग विधानसभा की 22 सीटें डगमगाई हुई है बीजेपी के लिए, सिर्फ बीजेपी के लिए। कुल 105 में से इन इलाकों की अगर 22 सीट डगमगाई हुई है तो इसके अलावे पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ की जो आकलन इंडिया गठबंधन अपने तौर पर कर रहा है, उसमें उसकी स्थिति 32 सीटों की और है। अब आप सोचिए कि एक झटके में बीजेपी 105 से अगर 50 के अंदर में आकर खड़ी हो गई तो फिर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार क्या करेंगे। और शायद इसीलिए पहली बार अजीत पवार को कहा गया कि आप निकलिए, जिले जिले घूमिए, बताइए, अपनी उपलब्धियों को बतलाइए, युवाओं को साथ लेकर आइए, किसानों को साथ लेकर आइए, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे और आपको कितनी टिकट देनी है या नहीं देनी है यह तय होगा। और इसका फैसला आरएसएस के दरबार में होगा, जो आरएसएस अजीत पवार के खिलाफ है। और अजीत पवार इसीलिए निकल पड़े यात्रा में और वो लगे बताने कि कैसे कौन सी जीत हासिल करेंगे, क्योंकि अपने तौर पर आरएसएस भी अब इस बात को बीजेपी को लेकर समझा रही है और समझ चुकी है कि आप जिस रास्ते सरकार को बनाने निकले, अब इस चुनाव के बाद लोगों की मानसिकता आपके साथ नहीं है और सत्ता विरोधी हवा का रुख इतना ज्यादा है कि जब पहली बार 1990 में बीजेपी ने 50 सीटों से ज्यादा सीट हासिल की थी और शिवसेना के साथ मिलकर लगभग 100 के आंकड़े तक पहुंचे थे, इस बार वह भी स्थिति नाजुक है, यानी वहां पर भी मुश्किल होगी। और इसीलिए अजीत पवार किस तर्ज पर निकले हैं यह भी देख लीजिए। जन सम्मान यात्रा नासिक से शुरू की है और अलग अलग एरिया में हम जाना चाहते हैं, वैसा प्रोग्राम हमने तय किया है। यही इरादा है। आने वाले चुनाव अभी अक्टूबर में आने वाले हैं, असेंबली चुनाव में हमारा महायुति सरकार ने क्या काम किया है, नंबर 1। नंबर 2, हमने जो अच्छी योजनाएं फार्मर्स के लिए, ज्यादा करके वुमेन्स के लिए, फिर अपने युवतियों के लिए, ऐसे बहुत सी योजनाएं लाई है। उसके बारे में उनके
ये सब योजनाओं की मालूमात करने का हमारा इरादा है। उसका कारण यही है कि लोगों ने वापस हमें मौका देने की हम विनती करने वाले हैं, उनको रिक्वेस्ट करने वाले हैं। खास बात तो यह है कि अजीत पवार अपनी टीम के साथ जब निकले हैं तो इस बात को समझ चुके हैं कि उनके पास वो डायरी है जिस डायरी में जिले दर जिले बीजेपी की स्थिति क्या हुई, और अब एनसीपी का एक धड़ा अगर बीजेपी के साथ है तो वो कॉकटेल किस तरीके से वोटों को साथ ला सकता है या नहीं ला सकता है। कहां युवाओं पर कहना है, कहां किसानों का जिक्र करना है, कहां पर महिलाओं का जिक्र करना है, कहां पे मजदूरों का जिक्र करना है। इस अंदाज में इसलिए निकले हैं क्योंकि अगर आप 1990 से महाराष्ट्र के विधानसभा की फाइल को पलटें तो 1995 में जब मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे शिवसेना के, बीजेपी समर्थन कर रही थी, उस समय 73 सीटें शिवसेना ने जीती थी और बीजेपी ने 65 सीट जीती थी। दोनों मिलकर 138 हुए थे। बाकी सहयोगियों को तोड़ा गया, साथ लाया गया और सरकार बना ली गई। 144 सीट चाहिए थी, वह हो गई। लेकिन उसके बाद अगर आइएगा तो कांग्रेस कम हो गई, 65 से 56 पर आ गई। 56 पर ही 200 2004 में भी रही, 2009 में तो घटकर 46 पे आ गई। लेकिन 2014 की उड़ान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आसरे उड़ी और उस चेहरे के साथ गुजरातियों का एक बड़ा तबका जो मुंबई के भीतर था, उसने जिस रूप में मदद की वह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कॉरपोरेट के पैसे का साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 का चेहरा और इन सब के बीच विकास, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तमाम बातों का जिक्र खुले तौर पर किया गया। 2014 और 2019 दोनों जगहों पर अपने बूते बीजेपी 100 पार करती है। 2014 में 122 सीट लाती है तो 105 सीट पिछले चुनाव में लाती है। और इस बार गाड़ी अटक गई है कि ना तो शिवसेना साथ है, ना ओरिजिनल एनसीपी साथ है। शिवसेना का साथ है तो चुराया हुआ नाम है, चुराया हुआ चिन्ह है। और इन परिस्थिति के बीच 2014 के बाद की परिस्थिति पहली बार, ना कोई नेता है, ना कोई चेहरा है, उसके बावजूद भी चुनाव लड़ना है। यह बीजेपी को डरा इसलिए रहा है क्योंकि विपक्ष जो उनका अपना एनडीए इंडिया गठबंधन है, उसके भीतर कोई टकराव नहीं हो रहा है जो दिल्ली की बैठकों से निकल कर आया। बड़े सद्भावपूर्ण तरीके से सहमति कैसे बन रही है, यह उनके लिए परेशानी का सबब है। और उसमें खास तौर से उद्धव ठाकरे जिस कैनवास में ले जाकर बीजेपी को घेरना चाहते हैं, वह हिंदुत्व का वो कैनवास है जिसके जरिए बीजेपी अपने वोटों के ध्रुवीकरण की सोच रही है और उद्धव ठाकरे उसी में सेंध लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस डेवलपमेंट का जिक्र कर रहे हैं उसके लिए इंडिया गठबंधन इस प्लानिंग के साथ है कि महाराष्ट्र का बंटाधार कैसे आर्थिक तौर पर किया गया। और इन सब के बीच जो हेट स्पीच है या जो नफरत का सवाल है वह कैसे उभर कर सामने आए और उसके पैरेलल में कौन कौन सी लकीर किस किस जगह पर खींचनी है। और खास तौर से संविधान का सवाल, क्योंकि महाराष्ट्र में बाबा साहब अंबेडकर का होना और महाराष्ट्र के होना और इन सब के बीच वो विदर्भ का इलाका हो या मराठवाड़ा का इलाका हो, इन जगहों पर भी जो वोट बैंक अब सीधे मान चुका है कि किसी तीसरे खाने में वो नहीं जाएंगे, यानी बटेंगे नहीं। ये बेचैनी और ज्यादा बीजेपी के भीतर बढ़ चुकी है कि वह जिस स्ट्रेटजी के साथ वोट को बांटने की सोचती थी और वोटर इस बात के लिए अब तैयार नहीं, उसे लग रहा है आमने सामने या तो इधर हैं या उधर हैं। ये परिस्थिति और ज्यादा धड़कनों को बढ़ा रही है और मुश्किल में दिल्ली की सत्ता को डाल रही है। और शायद ये 3 दिन की उद्धव ठाकरे की यात्रा महाराष्ट्र के भीतर की एक ऐसी परिस्थिति को बना चुकी है दिल्ली के जरिए जहां पर अब मुश्किल बीजेपी के लिए है और वह नतमस्तक आरएसएस के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।